अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत के पावर हाउस गुजरात का चुनाव घोषित हो गया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होने जा रही है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर राज कर रही है और विपक्ष को वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचा पाएगी या फिर विपक्ष उस पर काबिज होने में कामयाब होगा? आज गुजरात के चुनाव पर हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसके बारे में होगी खुलकर राजनीतिक चर्चा। बहनों भाइयों, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर राज कर रही है। गुजरात पर बीजेपी की हुकूमत है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पावर हाउस है। बीजेपी को जो ताकत मिलती है गुजरात से। गुजरात वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला शुरू की और आज पूरे देश में गुजरात मॉडल और गुजरात पॉलिटिक्स का दबदबा देश के हर कोने में दिखेगा। गुजरात, गुजरात की राजनीति, गुजरात के लोग, गुजरात से जुड़े हुए नेता और गुजरात समीकरण का प्रभाव पूरे देश में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय और ताकत भी उसको कहाँ से मिलती है? गुजरात से। और उसको बूस्ट कौन करता है? हिंदी पट्टी के राज्य। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गुजरात। गुजरात बहुत महान धरती है। बापू का जन्म भी वहीं हुआ, सरदार पटेल वहीं से। जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, गुजरात। गुजरात क्यों महत्वपूर्ण है? अपने भूगोल की वजह से। गुजरात क्यों मशहूर है, क्यों ताकतवर है? अपनी उद्यमशीलता से। तमाम लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि गुजरात में इतना ऐसा क्या है? तो बहनों भाइयों, जिस राज्य के व्यक्ति की तासीर में उद्यमशीलता है और जिस राज्य का भूगोल उसकी अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, वो है गुजरात। भारत का व्यापारिक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई नहीं, गुजरात है। समुद्री रास्तों से व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? गुजरात। और गुजरात से ही पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, यूरोप, सारा व्यापार इस रास्ते है। तो एक तो भूगोल, दूसरा उस राज्य के लोगों की उद्यमशीलता और तीसरा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। गुजरात, यह है गुजरात की ताकत। और बीजेपी रूल कर रही 27 साल से। उसके पहले था कांग्रेस का दबदबा। कांग्रेस गुजरात के परिदृश्य से ओझल होती जा रही, कम होती जा रही, कमजोर होती जा रही। एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है। नया प्लेयर, पॉलिटिकल प्लेयर। कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े हैरान कर देने वाले तरीके आजमाते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व पे फोकस किया, गुड गवर्नेंस को प्रचार किया और गुजरात में एक माहौल बना रखा है। उसका राजनीतिक लाभ नुकसान कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुजरात में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। चैलेंज किस बात का? एजुकेशन का, गुड गवर्नेंस का, करप्शन फ्री स्टेट का, शिक्षा और स्वास्थ्य का, फ्री बिजली का, रोजगार का, परमानेंट जॉब का। यानी राजनीति कहाँ घूम कर आई? प्रयोगों के बाद फिर उसी चौराहे पे आई। वो चौराहा कौन सा है? बेसिक मुद्दों का, मूलभूत आवश्यकताओं का। तो अभी जब मैं बता रहा था गुजरात तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, तो फिर वहाँ बेसिक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन है। और ये बेसिक प्रॉब्लम को ही आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को वहाँ ठोकर मार रही है। और बीजेपी परेशान है। क्यों? दो तरफा अटैक है। एक फ्रंट पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, अटैक मार रही है, और दूसरे और ठीक सामने से अटैक कौन कर रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस को जो लोग समझते हैं कि गुजरात में बहुत ही कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर नहीं हुई, थोड़ी परिदृश्य में उसका स्पेस लिया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस की ताकत क्या है अपोजिशन में वहाँ? कि कांग्रेस के पास वहाँ बूथवार तक संगठन है, जिले का संगठन है। क्यों है? क्योंकि 42% वोट मिला था पिछली बार। 77 सीटें थी, कितने में? 182 में। बीजेपी कितनी जीती थी? 99। बाकी सीटें किसके पास थी?
77 अकेले कांग्रेस के पास थी। यानी विपक्ष के पास वहां पर नॉर्मल कंडीशन में भी 42% वोट है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है और ये फोकस किस पे कर रहे हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व पे। कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? हिंदुत्व वाले। और साथ में तड़का किसका दे रहे हैं? बेसिक इशूज का। तो ये कांग्रेस को कट मारेगी आम आदमी पार्टी या बीजेपी को नुकसान करेगी? बहुत दिलचस्प चुनाव फंसा है इस बार गुजरात का, और जो भी होगा बड़ा दिलचस्प और देखने वाला होगा। पहले आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा में हम गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य पर खुली चर्चा करेंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, दैट मीन्स 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। અને આજ બધી શક્તિઓ આખરે સમાજની તાકાત બનતી હોય છે। અને તમે આપ કોઈ પણ કામ કરવાને બદલે શિક્ષણની વ્યવસ્થા ઊભું કરવાનું કામ કર્યું। ભલે આપણે મોડા પડ્યા પણ દિશા સાચી છે। उनके समय में घोटाले गिनना दिक्कत थी, हमारे समय में घोटाले ढूंढना दिक्कत है। आप एक भी घोटाला ढूंढ नहीं सकते। તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ। આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ। આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ। તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ। તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश। पिछली बार में और अब की बार में फर्क यह है कि पिछली बार कम नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, इस बार वो नाराजगी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो आज हम गुजरात के चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज चुनाव आयोग ने वहाँ का इलेक्शन अनाउंस कर दिया है असेंबली का। 1 तारीख और 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को काउंटिंग। राजेश चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, अनूप संडा जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और आलोक कुमार बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी 27 साल से गुजरात में हुकूमत कर रही है। अब चुनाव होने जा रहा है, 1 तारीख और 5 तारीख को है वोटिंग, और अपोजिशन में वहाँ पड़े थे 42% वोट पिछली बार, और कांग्रेस जीती थी 77। और इस बार नया प्लेयर आया आम आदमी पार्टी, जिसने आपको हैरान कर रखा है वहाँ पे, और बहुत चैलेंजेस हैं आपके सामने। कैसे निपटिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो बहुत गंभीरता से और अपने काम के दम पर हम लोग चुनाव के मैदान में जाते हैं। और 27 साल से जो हमने काम किया है, तो लगातार आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी मजबूत वहां होती ही जा रही है। रही बात आप तीसरे प्लेयर की जो बात कर रहे हैं, जनता गुजरात की ये तय कर चुकी है कि सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। उनका मन भारतीय जनता पार्टी को चुनने का एक बार फिर है। दूसरे नंबर के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा था गोवा में चुनाव हुआ, क्या स्थिति हुई आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की ढूंढे नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव होके चुका है। कितना जोर लगा रहे थे अनेक नेता यहाँ करके आम आदमी पार्टी के, पूरी ताकत से जुटे हुए थे। परिणाम आपके सामने है, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। गुजरात की जनता महान जनता है, गुजरात की जनता देशभक्त जनता है, गुजरात की जनता राष्ट्रवादियों की जनता है। गुजरात की जनता ये तय कर चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है। तो आप नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने प्रस्तुत कर रही है? अगर नहीं तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है बीजेपी के खेमे में? देखिए ब्रजेश जी, कोई बेचैनी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक 5 साल में आने वाली प्रक्रिया है, लोकतंत्र का एक त्योहार है, उसका पूरा एंजॉय करेंगे और चुनाव लड़ेंगे ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, और फिर चुन करके आएंगे। अब ये 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। अब कितना वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी काट पाएगी,
आम आदमी पार्टी की हालत दिल्ली में आपने देखी है, किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करके रखा आप हुआ ये है। कैसे श्योर हो सकते हैं कि पूरे आम देश आदमी के पार्टी अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस का वोट काटेगी, आपका नहीं काटेगी क्या? आप देख रहे हैं ना, वही जालीदार टोपी वालों में प्रयास हो रहा है सबसे ज्यादा। जो मुस्लिम वोट को ये यूज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको भय दिखा करके कि बीजेपी आपके साथ ये कर देगी, ये बुरा करेगी, आप हमारे साथ आइए, कंपटीशन वहीं पर है। एक आपने कहीं दूसरी जगह आपत्तिजनक competition शब्द नहीं का, है। देखिए राजेश जी, एक आपने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। व्हाट डू यू मीन बाय जालीदार टोपी? ये कैसा शब्द है? ये तो अब जालीदार टोपी का शब्द दुनिया जानती है, आपत्तिजनक कैसे नहीं, हो मुझे सकता है? नहीं जो पता, जालीदार आप टोपी बताइए लगा जरा, रहा है। आप किसको चिन्हित तो करके मैं- ये बात कह रहे हैं? खुल कर मैं कहिए कह तो ना। रहा हूं, अल्पसंख्यक समाज में ही कंपटीशन इनका है, वहीं जाकर के दिवाली मना रहे हैं, वहीं जाकर के रेवड़ी बांट रहे हैं, वहीं जाकर के लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हो रहा है पूरा प्रयास। पर ये तो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो भी मांग रहे हैं कि नोट में। ये तो पूरे देश ने देखा है कैसा लक्ष्मी तो अगर ये गणेश जालीदार बनाते के हैं ये लोग। साथी होते तो इधर कैसे करते? फिर ये काम कैसे कर रहे हैं? बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें नाकाम हो गए। ओके, मैं अंशु अवस्थी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशु, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, गुजरात में आज चुनाव घोषित हो गया, लेकिन एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस वहां कमज़ोर है और आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह बना ली है वहाँ पे। देखिए ब्रजेश जी, पहले भी आम आदमी पार्टी गई थी, इससे पहले भी, और परसेप्शन बनाया गया था कांग्रेस के बारे में। बहुत सारी सर्वे जो रिपोर्ट्स थी उसमें कि हम 26 सीट पाएंगे, लेकिन जनता ने हमें 51 सीटों का आशीर्वाद दिया। हम कुछ सीटों से पीछे रह गए और भारतीय जनता पार्टी जो कभी दहाई में नहीं आई थी उसको दहाई में लाने का काम किया। ये अलग बात कि हम सरकार में नहीं पहुंचे। ब्रजेश जी, गुजरात के बारे में ये बात कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ पर बैठ के भले ही बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको शायद जो इनकी पार्टी की लाइन है उसका अंदाजा नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी स्कूलों में जा रहे हैं, किन स्कूलों में? जो टेंट तंबू कनात में लगाए जा रहे हैं। कोई देश का ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हो। अगर वो राज्य है तो गुजरात है। इनके प्रदेश अध्यक्ष 107 से ज्यादा क्रिमिनल केस हैं, 94 करोड़ के बैंक घोटाले में जेल में रहकर आए हैं। क्या बात करेंगे ये? अरे सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अगर कोलकाता का ब्रिज गिरने पर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं तो मोरबी में जो इनका निकम्मापन, इनका नकारापन दिखा है, उससे यह बात प्रमाणित होती है। प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वयं कह चुके हैं। जिस तरीके का तांडव हुआ है वो गुजरात में, 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, 600 किलो गांजा पकड़ा जा रहा है। क्या बना दिया आपने गुजरात को? अरे गुजरात तो गांधी के नाम से जाना जाता था, गुजरात तड़ीपार के नाम से जाना जा रहा है, गुजरात ड्रग्स और स्मैक के नाम पर जाना जा रहा है। आपने ये बनाया गुजरात को। और हम तो सवाल करते हैं इनसे ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री जी इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ये बता दें जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में बनाई हो। किस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं आप? मोरबी की बात कर रहे हैं? आपने बुलेट ट्रेन का कब शिलान्यास किया था? कहां गई बुलेट ट्रेन? अरे सच्चाई यह है कि बीजेपी के लोग दिन रात झूठ बोलते हैं, इनका सच उजागर हो चुका है, जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब ये चलने वाला नहीं है शिगुफा। गुजरात की विपक्ष जनता में जानना गुंजाइश चाहती तो है। देखो एक ही पार्टी की है, चाहे वो आम आदमी पार्टी जगह ले ले या कांग्रेस ले ले। आप देख रहे होंगे कि बड़ी तेजी से आम आदमी पार्टी आपके स्पेस पर कब्जा कर रही है ब्रजेश और जी। साथ में वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही है। ब्रजेश जी देखिए, आपको याद होगा इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश टहलने घूमने गए थे आम आदमी पार्टी वाले, खूब घूमे टहले। ठीक है, देश में सबको अधिकार है। हम भाजपा की तरीके से कोई इस तरीके की बात नहीं करते कि कोई कहीं नहीं जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में पिकनिक करके आए आम आदमी पार्टी के लोग, बड़ा हवा बनाया गया मीडिया में कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है। परिणाम क्या हुआ? आज हिमाचल प्रदेश तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सभी जान रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। गुजरात में भी थोड़े दिन टहल घूम ले। हाँ, ये जरूर है कि अगर गुजरात जा रहे हैं तो गांधी जी के आश्रम भी जाएं, जो इस देश का डीएनए जहां से तय हुआ था कि इस देश में सभी बराबर अच्छा, हैं। कुछ लोग ये कह रहे गांधी जी हैं, का अपमान करने का काम कर रहे हैं। अंशु, कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, आप ही इस पर रोशनी डालोगे, कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल कांग्रेस के लिए छोड़ दिया
और कांग्रेस ने गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया। देखिए ब्रजेश जी, अब एक वो वाला है कि जब अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हो गए, तो ठीक है। अब उनको जो कहना है, कुछ तो अगर पिकनिक करने गए थे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी को आमंत्रित करता हूं। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका। और आज चुनाव घोषित हो गए हैं गुजरात के। गुजरात बहुत हाई वोल्टेज वाला चुनाव। अभी मैंने डिबेट के प्रारंभ में गुजरात के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक इस महत्व के बारे में दर्शकों को बताया। आम आदमी पार्टी भी वहाँ एंट्री कर चुकी है और इस बार आप अपने लिए बड़ी संभावनाएं वहाँ तलाश रहे हैं। लेकिन विपक्ष में जो ग्रास रूट लेवल पर एक दल है, उसका नाम कांग्रेस भी है। यानी आपको सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना, कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा। ऐसे में आपकी स्टैंडिंग कहाँ है, कहाँ पर खड़े हो वहाँ पे? ब्रजेश जी, गुजरात की जनता ने बीजेपी का बहुत लंबा शासन देख लिया है और बीजेपी की बहुत लंबे शासन के बाद आज गुजरात में हालत ये है कि वहाँ पे स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, या स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। वहाँ पर बेरोजगारी की दर मतलब हाईएस्ट है, गरीबी बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत वहाँ कॉर्पोरेट जो है उसको दिखा के मोदी जी ने एक फर्जी गुजरात मॉडल का निर्माण किया और फोटोशॉप के जरिए पूरे देश को फैला के भ्रम में डाल के उन्होंने अपनी सत्ता में जरूर उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया, सत्ता में आए। लेकिन आने के साथ ही जब लोगों को और ज्यादा जानकारी हुई तो गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। आज गुजरात मॉडल के नाम पर अब वो किसी भी राज्य में जाकर वोट नहीं मांगते। ये राजेश चौधरी जी जो कह रहे थे जालीदार टोपी, तो ये वही लाइन प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचानो, शमशान चित्र होने चाहिए, कब्रिस्तान के बराबर होने चाहिए। ये लाइन कोई अलग नहीं है, वो तो ऊपर से नीचे तक एक ही लाइन बोल रहे हैं। नफरत पर बात करनी है, हिंदू मुसलमान पे बात करनी है, तमाम और चीजों पर बात करनी है, ड्रामे करनी है, स्वांग करने हैं, नोटबंदियां फैलानी है, लेकिन डेवलपमेंट पे बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ ब्रजेश जी कि आम आदमी पार्टी की शक्ति ये है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे मशहूर गृह मंत्री जी को भी हमने स्कूल जाके बैठने लगे। भले ही वो स्कूल फर्जी था, उनके इवेंट मैनेजर ने तैयार किया था, लेकिन स्कूल जाके बैठना पड़ा, स्कूल का एक कोर्स जारी करना पड़ा, ये संदेश देना पड़ा कि हम भी पढ़ाई की तरफ सोच रहे हैं। तो रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के बारे में आप किन मुद्दों के आधार पर ये कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में जनता आपको चुने? इशूज क्या आप रेज कर रहे हैं? विजय जी, गुजरात की जनता पूरे देश की तरह से महंगाई से बहुत ज्यादा पीड़ित है। वहां पर मोदी के नाम का धोखा जो है उस जनता को बरसों से मिल रहा है और बीजेपी के नाम का धोखा बरसों से मिल रहा है। अब वो इससे निजात पाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में उनको सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है कि इनसे बिजली की हमें राहत मिलेगी, इनके आने से हमारे स्कूल अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, हमारे बुजुर्गों को इलाज मिल जाएगा, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा योजनाएं जैसी शुरू हो जाएंगी, हमारे यहाँ रोजगार जनरेट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये होप हम आम आदमी पार्टी के लोग उनको देने में कामयाब हैं, लोगों को अंदर दिखाई पड़ रहा है और वो भरपूर रिस्पॉन्स मिल रहा है। रही बात कांग्रेस की, वो वहां पर नहीं है, वो ग्राउंड पर नहीं है। मैं सुन के थोड़ी हंसी आ रही थी जब आप कांग्रेस से कह रहे थे कि हमारी हिमाचल उनको दे दिया और उन्होंने हमको गुजरात चर्चा है, ऐसी लोग कहते हैं, बातें करते हैं। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे एक नया एंगल मिला। अब पब्लिक को सोचने से कहाँ रोक सकते हो? लोग सवाल करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई ना कोई एक ऐसा एंगल आप ढूंढ ही लाते हैं जो जिस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है। कांग्रेस ने एज अ विपक्ष भी गुजरात को बहुत निराश किया। भाई, कांग्रेस अगर अच्छा विपक्ष होती तो कम से कम कुछ तो काम करने के लिए प्रेशराइज करती। ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, हमारे 50 सीटें आई थी। 50 सीटें आकर आपने कब सत्ता को बाध्य किया कि वो पब्लिक के लिए कुछ काम करे? विपक्ष का काम खाली सीटें गिनाना थोड़ी होता है। आप दो भी अगर हो तो इतना हंगामा कर दो विधानसभा के अंदर, जिस तरह संजय सिंह अकेला जो है वो लोकसभा में किस कदर चिल्लाकर मजबूर करते हैं कि सत्ता उनकी बात को सुने। आप शोर मचाइए, विपक्ष का रोल तो पूरा करिए। आप ये उनको कहिए तो सही कि स्कूलों पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर अस्पताल चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। आपने कब पूरा किया? आप सीटें गिन के खुश हो, पिछली बार 50 आई थी, अब क्या इतनी आ जाएंगे? उनके पास 42% वोट है और आपके पास 4% भी वोट नहीं था। भाई, आप कैसे मुकाबला करोगे? लेकर आपने किया क्या ब्रजेश जी? 42% जनता को इन्होंने धोखा ही तो दिया। आज विपक्ष की भूमिका आपने निभाई नहीं। पूरे कांग्रेस के जितने भी लोग जो है जीतते हैं वो आगे जाके बीजेपी में मिल जाते हैं। ये विपक्ष का 42% वोट लेकर आपने विपक्ष के 42% जनता को धोखा दिया है। इस धोखे को अब कम से कम आम आदमी पार्टी जो है ये इसको इस जख्म को भरने का काम करेगी कि गुजरात की जनता को एक विकल्प देगी कि आपको एक साफ विपक्ष हम दे रहे हैं। अगर हम या तो हम सरकार में होंगे या हम विपक्ष में होंगे, लेकिन इन लोगों को मत वोट दो, जीत भी जाएंगे तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, फायदा क्या होगा? तो आम आदमी पार्टी भी तो वहाँ वही गेम प्ले कर रही है जिस गेम के लिए बीजेपी मशहूर है। जैसे यूसीसी का मानना कि आप समान नागरिक संहिता चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा हाँ मुझे डिमांड है, मैं चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ।
उसके बाद आपको फोटो में नोट में लक्ष्मी और गणेश जी भी चाहिए। मुसलमानों को आप टिकट देने से परहेज भी करेंगे। क्यों ऐसा? ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्ट आप बीजेपी देखिए, वाली हमारे भाषा तो हो यहाँ गई। पर- हमारे तो पंजाब में भी मलेरकोटला में हमारे मुस्लिम विधायक हैं, हमारे दिल्ली में तमाम मुस्लिम विधायक हैं, हमने यहाँ यूपी में तमाम मुस्लिम्स को टिकट दिया। हमारे यहाँ तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है बिल्कुल भी कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। जहां जिसकी अच्छा कैंडिडेचर आएगा उसकी विनेबिलिटी दिखाई पड़ेगी, पार्टी उसको तय करेगी और वो देगी। रही बात इसकी कि दूसरा आपका एक सवाल और था, आप कुछ और भी कह रहे थे। आप इतनी ताकत कहाँ से पैदा करो कि बीजेपी जैसी ताकतवर 27 साल में कोई हिला नहीं पाया और आप दिल्ली से जाकर बीजेपी को हरा दोगे? अभी तक ब्रजेश जी बीजेपी के ऑपोजिशन में थी एक मरी हुई कांग्रेस, जिनके पास जुनून नहीं है, जोश नहीं है, जज्बा नहीं है। मरी हुई कांग्रेस करने का वो हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। मरी हुई कह लीजिए, अधमरी कह लीजिए, वो कुल मिला के ऐसे कैसे कह सकते हो? आपके पास लोकसभा में एक नहीं है, उनके पास 50 आंदोलन हैं। से निकले हुए लोग हैं। हमें ये पीछे अपने क्या बात घर बार है? की परवाह नहीं रहती, हमें वो नहीं होता। तो हम लोग जुनून के साथ काम करते हैं और जुनून जो है वो पब्लिक को दिखाई। और दूसरा, हम पब्लिक की प्रॉब्लम के साथ इसलिए रिलेट कर पाते हैं ब्रजेश जी कि हम उसी पब्लिक से आते हैं, उन समस्याओं को हम झेलते हैं। पॉलिटिकल फैमिली से हम लोग नहीं है, हम आम लोग हैं, आम लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनके समाधान की बात करते हैं। जनता समझती है। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है गुजरात में? शानदार रिस्पांस मिल रहा है। मतलब एक पंजाब के बाद में, पंजाब में देखा बिजली फ्री हो गई, पंजाब में पेंशन बहाली हो गई, पंजाब में बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, नौकरियां निकल रही हैं सरकारी। गुजरात के लोगों को भी हक है, वहां भी अरे कह रहे हैं सब खजाना लुटाए दे रहे हो, इतना पैसा आएगा कहाँ से? अकेली हमारी सरकार है जिनके यहाँ घोटाले करके हेलीकॉप्टर नहीं खरीदे जाते, मूर्तियां नहीं बनाई जाती, जहां पर बड़े बड़े ये इवेंट आयोजन नहीं किए जाते। सारा का जनता का पैसा जो है वो जनता के ऊपर हम लोग बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। अनूप संडा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। गुजरात का चुनाव आज घोषित हो गया है और मुकाबला है बड़ा दिलचस्प। आपको लगता है कि अपोजिशन वाले वहाँ बीजेपी को हिला पाएंगे? लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे ये अवश्य मुझे लगता है कि गुजरात, जिसकी जो पौराणिक काल से एक समृद्ध राज्य रहा है, जो एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि वहाँ की परंपरा उद्यमशीलता की रही है और भूगोल जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं सब गुजरात के पास हैं। चाहे कच्छ का ले लीजिए, चाहे कांडला का ले लीजिए, चाहे वेरावल का ले लीजिए, तमाम। और उस गुजरात में गांधी का गुजरात जिसमें शराबबंदी है, ये कौन सा गुजरात मॉडल है विकास का कि गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकली शराब बिकती है, लोग शराब पी करके नकली मर जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने जब अपनी बात शुरू की तो एक बात उन्होंने कही कि गुजरात की जनता देशभक्त जनता है और सीधे अपने एजेंडे पे आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाकी हिंदुस्तान के राज्यों के लोग देशभक्त नहीं हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत की, बंटवारे की, राजनीतिक मदारीगिरी की, जैसे मदारी तमाशा दिखा करके लोगों को ठगता है, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मदारीगिरी करके लोगों को ठगने का काम करती है। पर जनता उनसे नाराज नहीं है ना। देखिए अभी इतने बड़े हादसे के बाद भी, मेरी बात पूरी हो जाने जी। अभी मोरबी में दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, गृह मंत्री का गृह राज्य है, 27 साल से सरकार है। जिस चिकित्सालय में प्रधानमंत्री दौरा करने जाते हैं वहां टाइल्स लगाई जाती है उनके जाने के मौके पे, वहां वाटर कूलर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि उस राज्य में मूलभूत सुविधाओं पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ है। वहां नकली शराब बिक रही है, वहां के बंदरगाहों पे हजारों करोड़ की नशीली दवाएं पकड़ी गई जिनके मूल अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहां तक आप देखिए कि पूरे देश में जहां तक मेरी जानकारी है स्वास्थ्य के ऊपर लगभग 6% के आसपास सरकारें खर्च करती हैं। गुजरात का औसत 5.6% का है। गुजरात में कई हजार प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। वहां की विधानसभा में वहां के मंत्री ने, सरकार ने जवाब दिया कि हमको 19,000 से ज़्यादा शिक्षण कक्षों की आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे यह बताया गया कि 700 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोग
इनके पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये देशभक्ति की बात ले आए, जालीदार टोपी के लिए बात ले आए। इन्होंने यह नहीं बताया कि मोरबी में जब दुर्घटना हुई तो भाजपा के लोग रैली निकाल रहे थे और आधे घंटे तक वो रैली चलती रही। पुलिस वहां मौके पर देर से पहुंची। वो आसपास के क्षेत्रीय मुसलमानों ने अपनी जान पर खेल करके सैकड़ों लोगों को बचाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अपनी सत्ता और सरकार के लिए इस देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। आपका क्या मानना है, कांग्रेस वहां बेहतर मुकाबला कर पाएगी या आम आदमी पार्टी वाला एजेंडा है? देखिए, इस प्रकरण पे मैं अपनी कोई राय देने में अपने को सक्षम नहीं महसूस करता हूं, लेकिन यह जरूर मेरा मानना है कि गुजरात में शिक्षा का स्तर बेहतर है, वहाँ की समृद्धता के कारण समझदारी का स्तर बेहतर है। तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि गुजरात की जनता इस मदारीगिरी से ऊब गई है और यही वजह है कि तमाम जगह पर ऐसे बयान देखने में आए मोरबी की घटना के बाद कि जहां जनता ने खुल करके बताया कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। हेमंत जी, गुजरात के हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी 27 साल से है और बीजेपी के रूट्स बहुत मजबूत हैं। अपोजिशन में कांग्रेस ने भी अपने रूट्स को मजबूत कर रखे हैं और नया प्लेयर की एंट्री भी हुई है। नया प्लेयर मतलब आम आदमी पार्टी। आप गुजरात के चुनावों से क्या संदेश देख रहे हैं और वहाँ का मुकाबले पर आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, परिणामों के विषय में तो कुछ हम कह नहीं सकते, अभी जल्दी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बाकी सालों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मुश्किल में है। मुश्किल इस कदर भी नहीं है कि उस सत्ता से च्युत हो जाए, लेकिन संघर्ष बड़ा कठिन है। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स देखे गए हैं, जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन देखा जा रहा, पब्लिक का रिएक्शन देखा जा रहा है, या अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों की जो रैलियां हो रही हैं उसमें जो भीड़ देखी जा रही, भीड़ के भीतर कैटेगरी वाइज जिस तरह के लोग देखे जा रहे हैं, उससे क्वेश्चन ज़रूर बदले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अप्रत्याशित हो सकते हैं। अप्रत्याशित से मेरा मतलब, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं क्षमा सहित। देखिए, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहला चुनाव लड़ा था, मुझे याद है मेरी एक ऐसी टिप्पणी थी जो मेरे कांग्रेसी मित्रों को बड़ी ख़राब लगी थी। मैंने कहा देखते जाइएगा, ये जिस लाइन पे धीमे धीमे चल रहे हैं, क्रमशः यह लाइन कांग्रेस के लिए बड़ी खतरनाक होगी और ऐसा भी दिन आ सकता है कि दिल्ली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। बहुत पहले बोला था, एक बार आपके साथ डिबेट बोला था कि कैसे एंटर करते हैं, कैसे जगह बनाते हैं। आपने दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली इनकी देखी, आपने पंजाब देखा, लेकिन एक जो ट्रेंड वहाँ देखने को आ रहा है, जो प्रथम दृष्टया थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2017 के इलेक्शन में जो शहरी सीटें थी, शहरी सीटों पर उसका वर्चस्व था, बड़ी कामयाबी थी। लेकिन रूरल एरियाज में कांग्रेस ज़्यादा बेहतर फाइट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। आमतौर पर माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र शहर होता है। हालांकि पंजाब में ये बात सिद्ध नहीं हुई, पंजाब में उन्होंने ऑलराउंड जिधर मुड़े उधर जीता। तो यह इशारा एक जरूर है इस बात का कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो लगातार वहाँ, ये 6वां इलेक्शन होगा कि सत्ता के लिए लड़ रही है, बड़े प्रयोग किए जी, शंकर सिंह वाघेला से लेके किसको लेके आए, पाटीदार से लेके तमाम आंदोलनों के बाद उपजी परिस्थितियां देखी, तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी है। और कांग्रेस जिसके क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ मुख्य अपोजिशन की भूमिका में कांग्रेस को किनारे करके बीजेपी से सीधे टकरा रही है? बिल्कुल लगता है, लगने की तमाम वजहें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती पूरी दुनिया जानती है, बहुत साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ती है। मैनेजमेंट इतना बढ़िया किसी का हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से लेके पूरे देश की बीजेपी का फोकस गुजरात में है। और आप जान लीजिए कौन सा ऐसा राज्य है इस वक्त जिसका महत्वपूर्ण बीजेपी नेता वहाँ
पहुंच न गया हो। और आने वाले दिनों में क्रमशः देखिएगा 15 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के जितने पोस्टरों पे चस्पा होने वाले बड़े चेहरे हैं वो आपको गुजरात में नमूदार होंगे। इसका मतलब बीजेपी कोई और कसर नहीं छोड़ रही है। उसका एक कारण और भी है कि जब आप 6वीं बार आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी का खतरा होता है, मोरबी जैसी घटना हो जाती है, अस्पतालों को लेकर सवाल उठने लगते हैं, बेसिक एजुकेशन पर सवाल उठते हैं, तो इसका मतलब जनता में नाराजगी है। 5 बार जनता ने आपको सिरमौर रखा, टॉप रखा लगातार, ऐसा हिंदुस्तान नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो वेस्ट बंगाल में छोड़ दें वो भी कम्युनिस्ट का शासन, तो हिंदुस्तान में आमतौर पे बड़े स्टेट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गुजरात में देखने को मिला। तो ऐसी सूरत में बहुत शुक्रिया हेमंत जी। इनकम्बेंसी का एक डर जो भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, प्लस आपके सवाल का एक लाइन का जवाब दे रहा हूं, आम आदमी की एंट्री और आम आदमी की एंट्री नहीं, आम आदमी को मिल रहा जो पब्लिक रिस्पॉन्स है, क्योंकि पब्लिक को एड्रेस करने वाली बुनियादी चीज़ों को छूते हैं, वो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। ऐसी सूरत मुझे लगता है कि बीजेपी तो अभी अपर हैंड रहेगा, लेकिन जो मुख्य पोजीशन की जगह है वो कांग्रेस से छीन सकती है आम आदमी पार्टी। आलोक कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गुजरात के चुनाव आज घोषित हो गए हैं। गुजरात में इस बार कुछ अलग माहौल दिख रहा है, मतलब उतना इजी केकवॉक नहीं है बीजेपी के लिए जितना वो 27 सालों के शासन में इजी रही है। एक और समस्या दिख रही है बीजेपी के सामने, लीडरशिप क्राइसिस। जो गुजरात की लीडरशिप है उसमें क्राइसिस है। कोई ऐसा नाम नहीं है सर्वमान्य जिसको लेकर गुजरात की रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़े। घूम फिर कर बात मोदी पे ही आनी है, यानी वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, वहाँ के नेता हों, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो बीजेपी को अपने दम पर आगे बढ़ा पाएं या आ रही नकारात्मकता को रोक पाएं। निसंदेह जैसे आपने कुछ शब्दों में ये बात बयान कर दी गुजरात में होने क्या जा रहा है। गुजरात का जो सिनेरियो में देख रहा हूं ना, उसमें वाकई है कि 8 साल प्रधानमंत्री हैं और लोगों को याद नहीं कि गुजरात में कौन कौन चीफ मिनिस्टर है और अभी कौन चीफ मिनिस्टर है। और राष्ट्रीय दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आप इस पूरी गुजरात को देखना चाहें तो आज भी वहां प्रधानमंत्री ही मुख्यमंत्री हैं। रही बात अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के उत्थान की बात हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी का जो भी ट्रेंड देखा गया है वो देखा गया है कांग्रेस के खिलाफ। वो दिल्ली में आई तो कांग्रेस के खिलाफ, पंजाब में आया लगातार दूसरे प्रयास के बाद तो कांग्रेस के खिलाफ, और लगभग उनका जो स्टाइल ऑफ प्रोपेगेंडा है वो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है। तो बीजेपी अपने बी टीम से हार जाएगी या उसकी बी टीम कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा डेंट दे पाएगी, ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। किसी भी घटना को पूरी पिछली घटना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो इसे देखने के लिए मैं देखता हूं कि पिछले विधानसभा में आखिरकार हुआ क्या। उस वक्त 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल जीत के करीब पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी सिमट करके 99 विधायकों पर पहुंच गई और 79 के साथ भारतीय कांग्रेस बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। और पिछली बार ऐसा लगा था कि नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वहां हार हो चुकी है। पाटीदार समाज इस कदर वहां खिलाफ था कि हार्दिक पटेल को लोगों ने आंखों पर रखा और कांग्रेस ने उसे बेहतर तरीके से आजमाया। लेकिन आज परिप्रेक्ष्य अलग है कि कांग्रेस के उस पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेता जो थे हार्दिक पटेल खास करके, उसे भारतीय जनता पार्टी बहला फुसला के अपने खेमे में ले गई है। लेकिन ये जिग्नेश हैं, ठाकुर हैं, बाकी छोटे छोटे समाज के लोग हैं, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का व्यापक असर देखा जा रहा है, शहरी क्षेत्र में सूरत जैसे शहर में आम आदमी पार्टी ने कुछ हद तक डेंट पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार आप कोई चैलेंज की पोजीशन पाते हैं कि बीजेपी को इन दो में से कौन चैलेंज करने की स्थिति में, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? एक शब्द में पूछेंगे तो सीधे तौर पे कांग्रेस को सिर्फ खतरा आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी उस ढंग से कुछ करता हुआ दिख नहीं रही है। इनफैक्ट जैसे ही गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो पे तस्वीर की बात आई तब ये बात अचानक से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है और वो चौंक से गए हैं। और हालत ये है कि अभी जब चुनाव की घोषणा हुई है तो वहां 3 दिवसीय शिविर, खुद अमित शाह वहां बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री लंबे समय तक वहां प्रवास करने वाले हैं। एक बात बताइए, आप क्या मानते हैं कि ये गुजरात में 27 साल से शासन में बने रहना
ताकत में बने रहना और हर तरह के चुनाव जीतना, ये राजनीतिक चमत्कार है इंडियन डेमोक्रेसी का किसी भी स्टेट के लिए। ये सामान्य बात नहीं है, यह असामान्य और असाधारण उपलब्धि है बीजेपी की। निसंदेह गुजरात मॉडल जिसे कहते हैं लोग, वो मॉडल ही ये है कि चुनाव कैसे जीता जाए। बार बार ये बात होती है कि धरातल पे गुजरात में क्या हुआ, ये किसी के बारे में अगर समझना हो तो मोरबी का अभी का चुनाव, ये अभी के नतीजे हैं, पुल का गिरना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे गुजरात काफी पिछड़ा हुआ है। ये वहां के लोगों से आप सीधे पूछे, यही वजह है कि गांव के लोग टूट करके वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये पिछले चुनाव में भी जाहिर हो चुका है। तो वहां पर ये गुजरात मॉडल का मतलब है इलेक्शन मशीन, इलेक्शन मशीनरी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह परिपक्व है। और इस इलेक्शन मशीनरी के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोपेगेंडा का वार को किस लेवल तक ले जाते हैं, और उस लेवल तक ले जाने के लिए आपको अपने नीचे आम आदमी पार्टी का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी वोट को काटती वहां कांग्रेस का नुकसान कर रही है और बीजेपी के लिए एक तरह के साइड से हेल्प हो रही है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं उल्टा कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस माफिक वहां आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करने जा रही है, लेकिन जिस ढंग के तेवर अरविंद केजरीवाल के हैं, वो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। और वो इसलिए कि शहरों में शहरी वोटर के बीच आम आदमी पार्टी का एजेंडा को काफी कायदे से भुनाया जा रहा है। और अगर जहां 2000 सीटों से 2000 वोटों से चुनाव के फैसले होते हैं, 1000 वोटों से फैसले हो सकते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी जो उसी प्रोपेगेंडा के तरीके में प्रवीण है, तो भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा मैं मान रहा हूं। ऐसा क्यों आपको प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी है? देखिए, प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी, मैं पहले चुनाव की बात अगर करूं जिसमें वो दिल्ली में सरकार बना लेती है, 26 विधायक उसके जीत के आते हैं, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती है, और वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके वहां सरकार बना लेती है, और 49 डेज तक वो सरकार चलती है। तो प्रोपेगेंडा का मतलब विचारधारा से इस कदर ले जाकर पाराडोमिन समझौता कर लेना और सरकार बना लेना। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कहीं सरकार बनाई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ मिलकर सरकार चला चुकी है, बना चुकी है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं उसी के साथ सरकार बना लेते हैं, और प्रोपेगेंडा में 49 डेज के बाद वो सरकार को गिरा देते हैं, ये कहते हुए किसके साथ मुझे नहीं चलना। तो उनको लगता है ग्रास रूट पे उनकी मजबूती हो गई है। तो ये सारे प्रोपेगेंडा के तरीके से इतनी फास्ट। बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने इंपॉर्टेंट विचार और अपनी महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया। वैभव माहेश्वरी, अभी सुना आलोक जी को, इनका ये मानना है कि आप प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हो, एक्चुअल असर आपका ग्राउंड पे उतना है नहीं। ग्राउंड पे कौन है? कांग्रेस। कहाँ? गुजरात में। ब्रजेश जी, मैं यही देख रहा था कि आलोक जी बहुत खुल के खेल रहे हैं और बड़े खुल के बता रहे हैं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। तो मैं ये देख रहा था कि इसकी जगह पर आलोक जी को एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही आना चाहिए था। इसमें राजनीतिक विश्लेषक की कोई बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक तो कोई एक बात मुझे इनकी समझ में नहीं आई जो इन्होंने कही हो। तो आप खुल के खेलिए, और खुल के जब आप खेल ही गए तो मैं रिप्लाई देता हूं आपको। ये कौन सी बी टीम है जिसके घर पे ये दिन भर सीबीआई भेजते रहते हैं? ये कौन सी बी टीम है जिसके नेताओं को ये गिरफ्तार कर लेते हैं? ये कौन सी बी टीम है जिसके लिए ऑपरेशन लोटस चला के ये गिराने की तैयारी करते हैं? ये कौन सी बी टीम है जिसके सांसद पर 21 मुकदमे कराते हैं? ये कौन सी बी टीम का मैं सदस्य हूं जिसके घर पे बाए दिन बाहर पुलिस खड़ी होती है? ये कर क्या रहे हैं आप? कौन सा राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हो जो आपको ये सब दिखाई नहीं पड़ता? आप कौन सा ऐसा व्हाट्सएप पढ़ रहे हो जो आपको इन सब सच्चाइयों से वो किनारे कर देता है? तो आलोक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ। आम आदमी पार्टी इस देश के राजनीति का बहुत बड़ा सच्चा विकल्प है जो जनता के हाथ में आ चुका है। कांग्रेस जैसी निकम्मी पार्टी, कांग्रेस जैसी निकम्मे विपक्ष से ये गाली गलौज के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सांप्रदायिक ये किसी को निकम्मा उकम्मा क्यों कह रहे हो? जी ओके, आलोक जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? मैं आपको सर 20 सेकंड देता हूं क्योंकि डिबेट आगे बढ़ानी है। आलोक जी 20 सेकंड। वैभव जी, मैं कैरियर के तौर पे प्रोफेशनली जर्नलिस्ट हूं, और जर्नलिस्ट हूं, किसी पार्टी की बात नहीं करता। हाँ, ये जानता हूं कि आपके साथ कितने लोग जुड़े और कितने लोग क्यों छोड़ते गए। तो आप जहां हैं वहां रहिए, लेकिन जो बातें खुल के कहनी चाहिए वो कहने चल रहा है। कौन सी बी टीम? आप जर्नलिस्ट होने के नाते बी टीम क्या होता है?
व्हाट इज बी टीम? आप बी मुझे टीम बताएं इसलिए तो चल रहा सही है कि कि किन तमाम किन चीजों से मुकदमे आपको होने लग के रहा है बी बावजूद टीम भी ए मनीष टीम? सिसोदिया को आप कह सीबीआई रहे हो कि गिरफ्तार आम नहीं आदमी करती पार्टी कांग्रेस को और हरा उसको ले देती है, जाके जहां छोड़ जाती है वो देती है कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम। होती है। अरे बीजेपी से हमारा मुकाबला ये- सीधे एमसीडी में होने जा ये रहा आपके है। इस प्रोपेगेंडा बीजेपी के एजेंडा लोग मानने वाला हमारे नहीं घर हूं, पे लेकिन पुलिस मैं भेज रहे, सीबीआई कवर एफआईआर करने करा वाला रहे, 30 साल कौन से सी बी सीबीआई टीम की कवर बात वन कर बाय रहे हो वन, आप? वन और बाय मैं वन। जानता हूं कि सीबीआई इतने संगीन अपराध के बावजूद भी अगर धन्यवाद आलोक जी, मनीष शुक्रिया। सिसोदिया को छोड़ आलोक के जी रखती है, शुक्रिया। बाहर छोड़ के रखती है, मैं तो जाहिर राजेश तौर पे चौधरी जी को आमंत्रित सीबीआई करता हूं। उसका राजेश जी, विरोध डिबेट के प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है और जो गुजरात मॉडल आप बताते हैं ना, अभी हम लोगों ने मीडिया में उसकी धज्जियां उड़ते हुए देखा है कि किस तरह से अस्पतालों की खराब हालत, किस तरीके से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से लोगों की मौत हुई, कैसे हॉस्पिटल्स आपने बनाए और सड़कों की भी हालत लोगों ने देख ली। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही है। आप अपना ऑडियो तो नहीं बंद कर दिया आपने? जरा देखें सिस्टम में, अपना ऑडियो खोलें आप। हाँ, अब बोलें आप। ना अब हो सकता है कुछ समस्याएं कहीं हाँ, थोड़ी यस यस, बहुत प्लीज हों, गो अहेड, आपकी आवाज़ आ रही है। कहीं 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 किसी प्रकार से कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो। अब काम करते करते कुछ कमियां रह जाती है, पर दुनिया देख रही है आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला किस तरह से। तो वहां के डिप्टी सीएम ने हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया, और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र आंदोलन से निकलने की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं अन्ना को धोखा देने का काम किसने किया? जो केजरीवाल अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके कसम खाते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, वो आज राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह दिन भर झूठ बोलते हैं। अभी देखा दिल्ली में छठ की पूजा हो रही थी और मथुरा का फोटो लगा करके, दिल्ली का फोटो गंदगी का मथुरा का बताने का प्रयास कर रहे थे। मैंने वहां जाकर के उनकी पोल खोली और पूरा वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया में। तो एक सेकंड रुक जाइए वैभव जी, रुकिए, मैं दूंगा आपको टाइम। वैभव जी प्लीज। हम राजेश जी बोलिए। आज पंजाब की जो हालतें देख रहे हैं, किस तरह से वहां दोबारा से आतंक अपना मुंह फैलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से वहां नशाखोरी बढ़ी है, किस तरह से वहां लोग। आपको गुजरात की जनता क्यों वोट दे? आप इसके कारण तो गिनाओ। आपको वोट क्यों दे गुजरात की जनता? आप कारण बताओ। गुजरात में जो हमने विकास किया है, गुजरात में जो कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है, गुजरात जो आज एक दुनिया के अंदर मॉडल है मजबूत आर्थिक व्यवस्था का, और अनेक कारण ऐसे हैं। आज मोरबी की घटना की आप बात कर रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है जी। अच्छा, वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ, तमाम सोशल मीडिया में आप देखिए ना, कैसी बात करते पार्टी ने घोषणा की, थोड़ा ये असंवेदनशील बात है। नहीं 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 नहीं, आम आदमी पार्टी के अनेक नेताओं के ट्वीट हैं कि कल कवर खोद देंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या कवर खोदी अगले दिन? आप जवाब दें, मैं पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहते थे? तो एक सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस कर दो, एक सीबीआई इंक्वायरी कराओ। जांच चली गई, जांच हो रही है, समय लग रहा है जांच में, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे बड़ा प्रवचन कर रहे थे, बड़े आरोप लगाए, उनकी बात का भी जवाब देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जमानत पे नहीं है क्या? राहुल गांधी भ्रष्टाचार में जमानत पे नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका वाड्रा कहीं नजर आ रही है? विधानसभा में टॉर्च लेके देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी। राजेश जी, थोड़ा डिबेट में वक्त कम है, आपने अपने विचार रख लिए। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता, गो हेड, आप जवाब दीजिए। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो शायद ये लोकतांत्रिक जो परंपराएं उनको भूल जाते हैं। सत्ता में बैठने के बाद जनता के सवालों का जवाब देना होता, सवाल नहीं करने होते हैं। आप गुजरात में बताइए, जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो 9,000 करोड़ का कर्ज था गुजरात पे। आज कितना कर्जा है? 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। हम तो बार बार ये सवाल कर रहे हैं, और ये गुजरात की और उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है। आपने गुजरात मॉडल को पूरे देश में भुनाया था। कोई नया स्कूल, राजेश जी सुनिए, राजेश जी सुनिए, अभी राजेश जी मैंने आप बोले, मैंने कोई नई यूनिवर्सिटी खोली हो तो बताइए, कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला हो तो बताइए। क्या हालत थी उस अस्पताल की, ये सभी ने देखा है। अब आपका झूठ चलने वाला नहीं है,
और जिस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी के लोग निकम्मे नकारे वाली बातें कर रहे थे, थोड़ा सा ब्रजेश जी आपका कड़े शब्द सम्मानित बोले। चैनल मैंने है, मैं इस आपत्ति तरीके की, की बातों आपत्ति का की। इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूर है, मैं ये जरूर कहता हूं कि ये अभी एक बी टीम आई है, अभी एक सी टीम आएगी, जिसके आखिरी में लगा है सी, यानी ओवैसी, अभी उनको भी लाएगी भाजपा। लेकिन आप जान लीजिए ब्रजेश जी कि हम 16 सीटें पिछली बार बढ़े थे और भारतीय जनता पार्टी घटी थी। 2017 के चुनाव में मैं भी गुजरात में था। प्रधानमंत्री ने एक मार्मिक अपील करके चुनाव को कोशिश की थी और 26 सीटों पर हम 1000 से 1200 के अंतर में हारे थे। इस बार की जनता में और नाराजगी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री बने हुए अभी मुझे सिर्फ 3 साल हुआ है, अभी थोड़ा और मौका चाहिए। अब सारा झूठ का पर्दाफाश हो गया। इसीलिए आप याद करिए कि ये बी टीम पिछली बार भी पर ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है कि कांग्रेस वहां पिछड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन रही। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये सिर्फ टीवी चैनलों पर है, ये चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, अब विज्ञापन में है, पैसा दे रहे हैं तो इसलिए चल रहे हैं, इनका प्रचार चल रहा है और कुछ है ही नहीं इनके पास। बहुत शुक्रिया। मैं अनूप जी, दुकान खत्म अनूप हो जी, दूसरा किसी को भी वो तो कह रहे हैं कि मोरबी वाला साजिश है अपोजिशन की। ब्रजेश जी एक बात मैं कह के खत्म करूंगा, कंप्लीट करो, वक्त थोड़ा कम है। गांधी के देश में यानी गुजरात में चुनाव लड़ने गए हैं, कम से कम लोकतांत्रिक मर्यादाएं सीखिए। खुजलीवाल जी को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। ओके, नहीं ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करें, ना किसी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत बात है। छात्रों की तरह से बोल रहे। ओके, यस अनूप जी, वो तो बीजेपी वाले कह रहे मोरबी वाला तो अपोजिशन की साजिश है। ये सत्ता के अहंकार का सबसे बड़ा नमूना है। और एक शेर मैं अर्ज कर दूं चौधरी जी के लिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। क्या कोई जाकर के पुल को तोड़ दिया? अगर तोड़ दिया तो पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच अब तक आपने घोषित कर दी? ये सत्ता का अहंकार है, ये नफरत की और बंटवारे की राजनीति की रणनीति है, जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बात बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया कि क्यों प्रधानमंत्री के जाने के पहले उस अस्पताल की मरम्मत करने की जरूरत पड़ी, टाइल्स लगाने की जरूरत पड़ी, क्यों वहाँ वाटर कूलर लगाने की जरूरत पड़ी। ये नहीं बताया कि आधे घंटे तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची। ये उनको श्रद्धांजलि देने की एक बात भी बात नहीं की, जो बेचारे मोरबी में जिनकी मौत हो गई, जो चले गए, और ये बात कर रहे हैं कि उसके पीछे षड्यंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की सीधी रणनीति है कि फूट डालो और राज करो जी। और इस रणनीति के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जनता अब समझदार होकर के मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को अनूप उचित जी जवाब शुक्रिया देने आपका। का मैं काम हेमंत जी को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत जी, क्या ये बात सही है कि बीजेपी वहाँ पर रीजनल लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है? उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रीजनल लीडरशिप को संभाल सके, और हर बात जाके केंद्रीय नेतृत्व पे आती है? पानी और पी लो, अभी और पीना पड़ेगा, पानी पीते रहो। हाँ, ऐसी भाषा इस्तेमाल अंशु मत करिए। अगर उन्हें प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। फ्री पानी है ना, आपके राज्य में पीने के पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ फ्री है। पानी पीजिए, चाहे पानी अभी जनता पानी पिलाने वाली है। कोसिए। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रियंका अगर एक एक करके बोलेंगे ना, सबकी बात बेहतर जाएगी। ये बारी हेमंत तिवारी जी की, उन्हें बोलने दें। ये बारी हेमंत तिवारी जी की, उनको बोलने दें। वहाँ ड्रग्स और स्मैक पिला रहे नो, हो, बीजेपी ओनली एंड ओनली सिर्फ हेमंत तिवारी जी की आवाज जाएगी। हेमंत जी गो अहेड। पढ़े लिखे लोग, शिवाजी जी नौजवान लोग हैं आप यार। हमने सुना तक वैभव माहेश्वरी अंशु अवस्थी बड़ी दोस्ती है, राजेश बहुत बढ़िया इलेक्शन जीत के आए हैं। अरे आप लोग यंग हो, बढ़िया बातें बोलो। मैं 2 बातें कह रहा हूं कि अनूप जी, रहबरी, रहजनी, इन सब की बात अपोजिशन कई साल से करता रहा है। आप लोग ये बात करते हो, आते हैं, जीत के चले जाते हैं, ये सच्चाई है। स्थापित सत्य को आप नकार नहीं सकते। चाहे उत्तर प्रदेश हो 14, 17, 19, 22, और वहाँ तो रिकॉर्ड अपने आप में है। तो कुछ न कुछ तो जादू उनके पास है, कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा स्पेशल मैनेजमेंट है कि पब्लिक उनको मानती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा फिर कह रहा हूँ जी कि आम आदमी पार्टी को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी किसी के लिए। अब बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता। लेकिन अगर बी टीम होते भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली से उन्होंने भाजपा को भी साफ नहीं किया होता, कम से कम असेंबली इलेक्शंस में।
वो धीरे धीरे जगह बनाते हैं, क्रमशः बनाते हैं, थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, उसके बाद घेरा कर लेते हैं। अभी आप हिमाचल के नतीजे देखिएगा, जहाँ ज़्यादा फोकस नहीं है। अभी आप गुजरात नतीजे देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि 2017 का कांग्रेस का परफॉर्मेंस परिस्थिति जन्य कारणों से बहुत शानदार था, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री को अपने स्टेट में हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस वह पेस मेंटेन करने में सफल नहीं रही। वो गति उन्होंने मेंटेन नहीं की जो अपोजिशन की होनी चाहिए थी वहाँ, और कुछ और कारण हो गए, इसलिए वो पीछे हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, शहरी सीटों की लड़ाई में शहरी सीटों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भाजपा को परेशान कर रही है, और शहरी से जो जुड़ी नजदीकी ग्रामीण सीटें हैं वहां वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अगर छठवीं बार फिर चैंपियन होकर आती है, जिसके आसार हैं, तो इसका यही सबसे बड़ा कारण होगा आम आदमी के एकदम से चढ़ना। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आप बताइए कि बीजेपी की ताकत क्या है गुजरात में, और बीजेपी की कमजोरी क्या है, और ये लोग कैसे मुकाबला कर पाएंगे। बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है गुजरात मॉडल है, जो बार बार लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन जीतने का जो मशीनरी है, जो अंदाज है, जो बूथ वाइज उसके वर्कर्स हैं, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और साथ साथ जो इंजीनियरिंग है कास्ट वाइज, जो कि बार बार किया जाता है, पाटीदार कितने लेने हैं, बाकी कितने लेने हैं, जिनके लिए गंभीरता से अमित शाह वहां बैठ करके संभवतः आज 33 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तो उस पर बड़े कायदे से ये काम करते हैं। और यही मॉडल है लोकतंत्र का, जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, कि आखिरकार चुनाव कैसे जीतना है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे करनी है, वोटरों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, ये तमाम चीजें। लेकिन दूसरा पहलू जो है कि जनता जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वोट होता है, जो नाराजगी होती है, वो किसी भी इंजीनियरिंग के बस में नहीं होती है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है वहां। 27 साल के लगातार शासन में अपने आप में जमीन पर बहुत सारे वैराग्य हैं, दुश्मनी है, नाराजगी है, उन सब को कवर अप करना किसी इंजीनियरिंग के बदौलत या किसी मॉडल के बदौलत अगर संभव है, और अगर वो हो जाता है, तो वाकई अपने आप में फिर से भारतीय जनता पार्टी बड़े चौड़े होकर चल सकती है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते मेरी राय है कि ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार की तुलना में भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग नाराज हैं, बार बार नाराजगी अलग अलग तरीके से दिख रही है। और इसका अगर वो पार पा लेते हैं, और ये जो पोलिंग जो मशीन है, वोटिंग मशीन, उसके नतीजे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वोटिंग मशीन का दोष होगा, बल्कि ये इंजीनियरिंग जो है गुजरात मॉडल का, जो लगातार चुनाव पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वहां के तरीके से ही जीतती चली आ रही है, उसमें बड़ा डेंट लगेगा। हार जाती है तो, और जीत जाती है तो बल्ले बल्ले आने वाला 2024 उसके लिए और आनंद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए और गुजरात की इस परिचर्चा में आप सम्मिलित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और अगले 1 महीने सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि गुजरात का चुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल और बड़ी असीम राजनीतिक ऊर्जा के साथ लड़ा जाने वाला है, और रिजल्ट भी दिलचस्प होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।